नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और भारी संख्या में बैंक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश में लोन की स्थिति के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। खासतौर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। क्योंकि ये जो हमारी एसएलबीटी बैंकर समिति की जो बैठक है, ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजना है, स्वनिधि योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है, उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है। और अभी तक जो इस वर्ष का समय है उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बढ़ाएं, और ज़्यादा हम उसमें प्रगति करें और अधिक लोगों को लाभान्वित करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि सभी जो हमारे वेंडर से लेकर छोटे से लेकर बड़े उद्योग समूह तक वो देश की जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है उस इकोनॉमी में योगदान दें, तो उसमें हमारे बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए बैंक के लोगों को हमने कहा कि वह इस दिशा में केवल फॉर्मल होके नहीं, औपचारिकताओं के अलावा भी थोड़ा आगे बढ़ के, और जहाँ पर कमी है, रिजेक्शन जो फॉर्म हो जाते हैं वो क्यों होते हैं और सभी का फॉर्मेट एक जैसा हो, सभी बैंक और हमारा शासन सरकार हम मिलकर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, उसके कैंप लगाए जाएं और ब्लॉक स्तर पर भी इस समिति को एक्टिव किया जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक को लेकर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा था। इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC परीक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। इसके बाद सीएम धामी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल सीएम ने सचिवालय में पेपर लीक मामले को लेकर समीक्षा बैठक के बाद ये कहा कि जिन भर्तियों में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं वे भर्तियां रद्द की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच में तेजी लाएं और साथ ही ये निर्देश भी दिए कि इस मामले में दोषियों की संपत्ति जब्त की जाए। सीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और PMLA के तहत केस दर्ज किया जाए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को आपदा राहत में पूरी तरह से फेल बताया है। उन्होंने कहा कि 5 दिन बीतने के बावजूद सरकार मलबे में दबे शवों को नहीं ढूंढ पाई है। अगर सरकार समय से मलबे में दबे शवों को या लोगों का रेस्क्यू कर लेती तो शायद उनका जीवन बच सकता था। इसके साथ ही करण माहरा ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऊपर से आज 5वां दिन है और शव रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को हाईलाइट करने के लिए कोई कार्यक्रम करना होता है तब MI-17 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इतनी भीषण आपदा आई, ऐसे में जब वहां पोकलैंड और JCB नहीं जा पा रही थी तब MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद क्यों नहीं ली गई और मशीनों को वहां समय पर क्यों नहीं भेजा गया। टोटल फेलियर है। एक तो जो कारण थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो अतिक्रमण हुआ है, और जो मैंने कहा था कि डंपिंग जोन नहीं होने का रीज़न रहा। आज 5वां दिन है, अभी तक बॉडीज रिकवर नहीं हुई। जब इनको कोई अपना कार्यक्रम करना होता है जिससे ये लोग हाईलाइट हों, उसके लिए MI-17 आ सकता है।
लेकिन जो इतनी भीषण हुई है और फौज से हमेशा मदद मांगी गई है, वहाँ पोकलैंड और जेसीबीज अगर नहीं जा पा रही थी तो उनको MI-17 से उठा के पिक करके भी वहाँ डाला जा सकता था और एक काम शुरू होना चाहिए था। आज 5वां दिन है, अगर किसी मलबे में दबे हुए किसी व्यक्ति का जीवन बच भी सकता था, लेकिन अब संभावनाएं शून्य हो गई क्योंकि इतने दिन से भूख और प्यास और ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। हो सकता था कि ये जो 4-5 लोग दबे हुए हैं उनमें से कोई वहाँ से सुरक्षित जीवित निकल सकता था, जो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरा, वहाँ सूचना मिल रही है जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को कच्चा राशन और वो पहुंचाने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पहले दिन पका हुआ भोजन दिया गया, जो मेरे को पहले भी आपत्ति थी क्योंकि ऐसी स्थिति में जहाँ ना अनाज बचा है ना पानी बचा है, उनको पका हुआ राशन देंगे हम 2 टाइम का दे सकते हैं, लेकिन वहाँ लंबा संघर्ष है। खबरें आ रही हैं आपके माध्यम से कि लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और सब जानते हैं कि इस समय पूरे देहरादून आसपास के क्षेत्र में टाइफाइड बुरी तरीके से हो रहा है। कई लोग टाइफाइड से ग्रसित हैं और जिसका कारण गंदा पानी होता है और वहाँ ऐसे हालात में आज दिन प्रतिदिन जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। सरकार अभी तक वो आंकड़ा नहीं दे पाई कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोग मर गए हैं। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जनसंवाद कार्यक्रम रुड़की के नगर निगम के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। दरअसल रुड़की नगर निगम के सभागार में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनसंवाद कार्यक्रम में पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनको गंभीरता से लिया गया। कार्यक्रम में 40 भिन्न भिन्न समस्याएं सामने आई, जिनमें से 24 समस्याओं का निस्तारण किया गया है। टिहरी ये को छोड़ करके अभी पहाड़ी जिलों में हमने शुरू नहीं किया। हरिद्वार जिला हमने शुरू किया है। अभी उत्तराखंड के सभी जिलों में हम लोग समीक्षा बैठकें कर चुके हैं और अभी हरिद्वार जिले से हमने विकासखंड स्तर पर कैंप लगाने शुरू करे हैं जन सुनवाई के जन संवाद के। चूँकि हरिद्वार जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसमें 57 से 60 के आसपास यहाँ पर पिछड़े समाज की जनसंख्या है। उसके बाद उधम सिंह नगर भी बहुत बड़ा जिला है। तो हम पहले बड़े जिलों को के विकास खंडों को करने के बाद पहाड़ों में भी 3-3, 4-4 विकास खंड इसमें पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं। तो हम लोग हमारा दूसरा स्टेप है समीक्षा बैठकों के बाद हम लोग विकासखंड स्तर पर पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति की समस्या है, अन्य बहुत सारी चीज़ें, प्रमाण पत्र की समस्या है ओबीसी के। तो उसके रूप में हम एक कैंप के माध्यम से उनकी जनसमस्याएं सुनते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हम लक्सर थे, दूसरे दिन कल हम बेंगलोर में थे, आज हम रुड़की में, कल हमारा आयोग का जो कैंप है वो भगवानपुर में होगा। जी जी, आज हमारे पास लगभग 40 समस्याएं यहाँ पर आई हैं। 40 में से 24 का हमने यहीं पर निस्तारण हुआ है अधिकारियों के माध्यम से, और बाकी जो बची हैं वो कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ सचिवों के माध्यम से होंगी, माननीय आयोग को हमने रखी है वो लेकर के, और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम जो भी होंगी उनका भी किया जाएगा। तो नगर निगम के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई समस्याओं का निपटारण मौके पर किया गया और कई समस्याएं लोगों की जो सुनी गई उसमें जिसका निपटारण नहीं हो पाया उनके लिए आदेश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों की ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ब्रेनरॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में उन्होंने कहा कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूरी करते हुए किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो भी आएंगे उसे 20 दिन में पेश किया जाए, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों को भी उसमें शामिल किया जा सके। में कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर
किसी व्यावसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इसमें उनके सुझाव भी होंगे। और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अन्य जनपद में भी हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग या उनके साथ में वर्कशॉप या उनके साथ चर्चा, ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ में उनका लर्निंग को, उनकी जो उन्होंने सीखा है अपने काम करने का तरीका, उसको हमारे ग्राम पंचायतों में, हमारे स्वयं सहायता समूह में बताने का प्रयास किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके उनका बिक्री को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हमारे ग्रामीण उत्पाद देश के बाहर या पूरे देश में उनका बिक्री का एक प्राविधान हो सके, जिसमें उनकी आय बढ़ाने का भी हमारे। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के धामदेव में सालम क्रांति दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इसी स्थान पर शहीद हुए थे। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में शहीदी दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह जैसे लोगों के बदौलत ही हमें आजादी मिली है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आस्था की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 26 या 27 सितंबर को चांद दिखने के बाद उसका आयोजन आगाज होगा, जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। अस्थायी कैंप, बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग आदि की व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। तो वहीं पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों के जत्थे को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। पाक जायरीनों के जत्थे को जिस स्थान पर रोका जाता है, उस साबरी गेस्ट हाउस को भी 15 सितंबर तक रिपेयर कराकर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पिरान कलियर में जैसा कि आप अवगत हैं कि 26 या 27 सितंबर को से सालाना उर्स जो लगता है वो मेला शुरू होने वाला है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिले में बैठक लेकर निर्देश किए जा चुके हैं और उन्हीं निर्देशों के क्रम में सब डिवीज़न लेवल पे भी बैठक हुई थी सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें मौके पे जाके समस्त तैयारियों का जायजा लिया गया है और जिन विभागों को जो काम करना है उसके समस्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो अस्थायी ऑफिसेज बनते हैं उनका पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं व्यक्तियों को ले आने, जायरीनों को ले आने ले जाने की व्यवस्था, अन्य सभी कार्य जो वहाँ पे होने हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। सभी को ये कहा गया है कि ये सारे कार्य 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, ताकि मेला शुरू होने के समय किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न पैदा हो। इसके अतिरिक्त ये भी है कि शीघ्र ही आज या कल में एक अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू किया जाना है, जिसमें लगातार अनाउंसमेंट कराया गया है और अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, ताकि सड़कें खाली हों और यातायात में किसी भी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। पाकिस्तानी जायरीनों के लिए पहले से चिन्हित है साबरी गेस्ट हाउस, उसका थोड़ा स्थिति ख़राब थी, उसके लिए पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि उसका रख रखाव, मरम्मत सब करके उसको तैयार कर दिया जाए 15 सितंबर तक, ताकि आगे उसमें लोगों के। हरिद्वार के जिला अस्पताल में बरसात के मौसम में बुखार, खांसी और जुकाम जैसी वायरल बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टर डेंगू समेत अन्य संक्रामक रोगों के उचित इलाज की व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों की भीड़ कुछ और ही बयां कर रही है। मरीजों का यहां घंटों लाइन में खड़ा होना उनको पड़ रहा है। भारी भीड़ को देखकर कई मरीज तो बिना इलाज कराए ही वापस लौट रहे हैं। हालांकि अभी किसी मरीज में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई मरीजों में डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर उनका टेस्ट करवाया गया है। अब पता नहीं सर, अंदर जाके अब पता लगेगा वहाँ कौन है कौन नहीं है। भीड़ आप देख रहे हैं कि जैसे 5-5 लाइनें लगी हुई हैं। अब आदमी अंदर एक बैठा है, 2 बैठा है, मुझे पता नहीं है सर। मुझे लगी यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा नंबर आया कि नंबर नहीं आया सर। नंबर नहीं आया 1.5 घंटे पे बिल्कुल नंबर नहीं आया सर। नहीं सर, एक की तो तबीयत भी बिगड़ गई है, पता नहीं वो औरतें कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल कुछ 1.5 घंटे से लगा हुआ हूँ यहाँ। 1.5 घंटे हमारे हॉस्पिटल को
नॉन कोविड हॉस्पिटल है, सामान्य मरीजों का इलाज की व्यवस्था है, डेंगू की जांच की सुविधा, डेंगू के मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा, फिजिशियन, प्लेटलेट की व्यवस्था और अंदर वार्ड में जो मच्छरदानी और उनका एक आइसोलेशन वार्ड होता है वो सब तो हर साल की भांति इस साल भी तैयार है। दवा वगैरह भी पर्याप्त है। अभी तक जो हमारी जांच में जितने मरीजों के हुए हैं उनमें डेंगू कोई पॉजिटिव आया नहीं है। एक कोविड के नज़रिए से किसी को भी जुकाम बुखार खांसी है उसके लिए फ्लू क्लिनिक चलाई जा रही है। फ्लू क्लिनिक में जांच की सुविधा है, उसमें एंटीजन टेस्ट। एम्स के निकट शिवाजी नगर में नियमों के विपरीत चल रहे 4 मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया है, जबकि आईटीपीएल के दुर्गा मंदिर के पास घर के अंदर नशीली दवाओं का धंधा कर रहे एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में ड्रग और पुलिस विभाग अगली कार्रवाई करने में जुट गया है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ऋषिकेश में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने शिवाजी नगर के कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। मौके पर 4 मेडिकल स्टोर नियम के विपरीत चलते हुए पाए गए, जिन पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया है। आगामी आदेश तक ताले नहीं खोलने की हिदायत भी मेडिकल स्टोर संचालकों को दी गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर बिना इजाजत मेडिकल स्टोर खोले गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। देव हेल्थ केयर की लगातार शिकायतें मिल रही थी और जैसा कि कोतवाली ऋषिकेश द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि यहाँ पे जो है देव हेल्थ केयर के द्वारा कुछ जो नारकोटिक दवाएं हैं उनका कहीं दूसरी जगह से सेल परचेज करके लोगों को दिया जा रहा है। और आज हमने मौके पर पुलिस टीम के साथ हमने यहाँ पर रेड किया है, तो मेडिकल स्टोर पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं, बट इसके घर में से बहुत सारी दवाएं जो कि लगभग अभी तक काउंटिंग चल रही है हमारी, और 20-25 हज़ार के आसपास यहाँ पर ट्रामाडोल और अल्प्रा। रुद्रपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने NH 74 पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में घुसकर एक पिता पुत्र को बंधक बनाकर ट्रक लूटकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों की गिरफ्तार उनको किया है, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरे अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लूटा गया ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 5 से 6 दिन पहले जो हुआ था ट्रक का लूट मतलब बोरा रानी रोड पे, उसका आज खुलासा सफलपूर्ण अनावरण हो रहा है। आज जो है हमने उस ट्रक लूट में जो इन्वॉल्व थे 4 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट ट्रक लूट का गैंग को हमने पर्दाफाश किया। ये दूसरे ट्रक को भी लूटने का इरादे से यहाँ इस तरफ आए थे, तो ये सारे चौंकाने वाले चीज़ें हमें पता चला है। इसमें 3 लोग और है जो आए थे, 2 लोग यहाँ पे और तीसरा जो है वो 120 का मुलजिम बन रहा है इसमें, जिसने खुर्द-बुर्द करने में इसका भूमिका था, तो उसको भी हमने वांटेड करा है, उसके लिए दबिश दिया जा रहा है। कुल मिला के ट्रक हमारा आप देख सकते हैं बरामद हुआ है। उसके अलावा घटना में प्राइवेट स्विफ्ट डिज़ायर बरामद हुआ है, 4 अभियुक्त बरामद हुए हैं, 37,000 कैश बरामद हुआ है, वेपन्स बरामद हुआ है। इस प्रकार की बहुत अच्छी खुलासा के लिए रुद्रपुर की टीम को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से 10,000 रुपये कैश रिवॉर्ड है, DIG साहब की तरफ से 15,000 रुपये कैश रिवॉर्ड है, और हम DGP साहब को भी अनुरोध करेंगे लेटर के माध्यम से कैश रिवॉर्ड घोषित करने हेतु। और इस प्रकार प्रोफेशनल पुलिसिंग दिखा के हमने हमेशा ये लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस दिलाया है कि प्रोफेशनल पुलिसिंग करने से पुलिसिंग में रिजल्ट मिलता है। इस प्रोफेशनल पुलिसिंग में क्योंकि 550 से भी अधिक कैमरा देखा था, इसका रिजल्ट है। इस प्रोफेशनल पुलिसिंग को मेरा हैट्स ऑफ है, मेरा सल्यूट है पूरी टीम को। अच्छा टीम है ये, SOG है, विद्याधर जोशी है, भारत है, हमारा कमाल हसन है, भुवन जोशी है, राठौड़ है, इन सब की टीम है। ये टीम का एफर्ट है, हम तो बस संयोजक है। टीम मजबूत है तो हम। खबर दिनेशपुर से है, जहां जुआ खेलते हुए पुलिस ने 3 जुआरियों को कैश और ताश के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से ताश के साथ ही 13,750 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से इन दिनों इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई।
ये वार्ड नंबर 7 की बात है, दिनेशपुर क्षेत्र में। ये दीपक मंडल के घर के पास की सूचना हमें मुखबिर द्वारा मिली गई थी, जिसमें हमारी पुलिस टीम द्वारा वहाँ पे छापेमारी करी। छापेमारी में हमें कुछ लोग जिसकी संख्या 3 है, इनके पास 52 पत्ते थे ताश के और 11,200 रुपये फड़ में, और इनकी जामा तलाशी से 2,550 रुपये हमें बरामद हुए हैं। ये कुल धनराशि 13,750 रुपये हमें बरामद हुई है। और इसमें 3 ये अभियुक्त दीपक मंडल, बलदेव उर्फ देबू और अशोक ये मंडल सन ऑफ जितेंद्र मंडल, ये 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार करे हैं। और 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक भारत सरकार की ओर से नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के नगर निगम सभागार में 33वां नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, स्वास्थ्य प्रभारी सचिव डॉक्टर राजेश कुमार उपस्थित रहे। साथ ही नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम में लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील उनियाल गामा ने इस कार्यक्रम के दौरान अपना नेत्रदान किया और लोगों से नेत्रदान करने की अपील भी की। लेके और 8 अगस्त तक पूरे देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हमने इसका शुभारंभ अपने देहरादून राजधानी में किया है। आज हमारे माननीय मेयर जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे माननीय विधायक लोग भी शामिल हैं। और इस पखवाड़े में हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पे, जिला मुख्यालय में, अपने हॉस्पिटलों में एक हर जगह एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग जो स्वेच्छा से अपना नेत्रदान करना चाहते हैं, उन लोगों के फॉर्म भी भराए जाएंगे और एक बड़ा अभियान हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन। उत्तराखंड के किच्चा में पुलभट्टा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुलेट बाइक पर सवार 2 तस्करों से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत की 5 किलो अवैध चरस बरामद की है। इसे लेकर एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि नशा तस्करों की बुलेट मोटरसाइकिल की सीज करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हम लोग को, तो हम लोग इस पे काम कर रहे थे और हमने ठोस सुरागरसी पतरसी करके कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 5 किलो जो है वो चरस बरामद हुई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बरामदगी है और इससे जो क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा। और इनके पीछे हम लोग इनके जब हमने डिटेल इनकी खंगाली तो कुछ लोग हमें इस चेन में और भी ट्रेस हुए हैं जिनके संबंध में हम जांच भी कर रहे हैं और उनके नाम भी हम लोग प्रकाश में लाएंगे शीघ्र। और इसमें एक मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है, एक तराजू बरामद हुआ है और इस पूरे जो माल है लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा 7,000 रुपये का इनाम टीम के लिए घोषित किया गया और बहुत ही सराहनीय कार्य है। सीओ साहब के निर्देशन में कार्य हुआ है और एसओ साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। और हम लोग आगे भी ये अभियान जारी रहेगा नशे के विरुद्ध। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि यदि कोई नशे के संबंध में उनकी सूचना आती है तो वो हमारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे हमसे वो शेयर करें। उत्तराखंड के मंगलौर में मछली पालन के लिए बने तालाब में एक मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया है। आलम ये रहा कि मछली पालक वहां जाने से कतरा रहे थे। दरअसल गांव के कई लोग तालाबों में मछली पालन का व्यवसाय करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है, लेकिन तालाब में मगरमच्छ के आ जाने से उनको भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को काबू किया। सर ग्रामली परेडी में योगेश कुमार नाम है मेरा, पट्टा में काफ़ी साल से है इसमें सर इसमें मछली पालन चल रहा था। मछली पालन का 3-4 साल हो गए करते इसमें रक्षाबंधन से पहले एक मगरमच्छ आया इसमें, जिसने आगे इसमें काफ़ी नुकसान किया। और इसमें मैंने वन विभाग वालों को 13 तारीख में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वन विभाग अधिकारी रोज़ जाते थे वहाँ मुआवजा को ले करते थे। जैसे कि कुबाड़ होने के कारण ये उसमें नहीं आ रहा था जी, ये पकड़ा नहीं गया। तो आज जैसे कि फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़।
नमस्कार।